नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे थे उपन्यास यार पापा, जिसके पहले भाग में अंत में आपने देखा कि मनोज साल्वे अपनी सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देता है। आइए कहानी की अगला भाग शुरू करते हैं रचना की आवाज़ में। वह जब सुबह उठा तब तक न्यूज़ में उसकी खबर चल रही थी। बार काउंसिल ने उसकी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगा दिया था। न्यूज़ पर मनोज का कट्टर दुश्मन ये कह रहा था कि इस तरह की घटनाएं शर्मनाक हैं। जब तक इस मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक मनोज साल्वे कोई भी केस नहीं लड़ सकते। हर न्यूज़ में बार बार ये दोहराया जा रहा था कि हर बात में बढ़ चढ़कर बोलने वाले मनोज साल्वे ने साधी चुप्पी। कोर्ट के बाहर के कुछ नए वकीलों के बाइट भी चल रहे थे कि इतने बड़े वकील के ऐसा करने से देश का नाम खराब होता है। गजेंद्र ने टीवी बंद करने के लिए रिमोट उठाया। मनोज ने उसको रोक दिया। मनोज की मोबाइल पर बेटी का मैसेज आया, यू आर अ फेक। बाकी सबसे मनोज को इतना फर्क नहीं पड़ता था जितना कि अपनी बेटी के मैसेज से पड़ा। मनोज ने रात में टिश्यू पेपर पर जो लिखा था उसको अपनी जेब से निकालकर सामने पड़े एक लेटर पैड पर कुछ कुछ लिखा। मनोज की आदत थी बड़े से बड़े केस की पूरी समरी वह एक पन्ने पर लिख कर जाता था और वही पन्ना लेकर सब दलीलें देता था। कागज पर लिखते ही वह मुस्कुराया। गजेंद्र को समझ आ गया था कि इसके दिमाग में कुछ खुराफात सूझ गई है। मनोज ने कोर्ट में सीनियर जज से मिलने की एक अर्जी डलवाई। उसी दिन जज के सामने ही उसको कुछ समय मिल गया। एक फर्जी डिग्री का मामला भी अब हाई प्रोफाइल हो चुका था। उसके जूनियर्स को केस के बारे में सब कुछ पता भी होता तो भी मनोज कई बार उनको दलील देते हुए चौंका देता। फिर आज तो उनको कुछ पता ही नहीं था। इससे पहले कि जज को कुछ समझ आता, मनोज ने कहा, सर बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। अब मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। कैसे सुधारेंगे? फाइनल ईयर का एक पेपर नहीं दे पाया था। पहले और दूसरे साल में मैंने टॉप किया था। मैं चाहता हूँ मुझे फिर से कॉलेज जाकर डिग्री पूरी करने का मौका मिले। जज को ये बात सुनकर कुछ देर तो यकीन नहीं हुआ कि ये उसने क्या सुन लिया। मनोज जी, आपको पता है आपको रोल मॉडल मानकर हर साल न जाने कितने युवा लॉयर बनना चाहते हैं। आपकी गलती इतनी बड़ी है कि मनोज ने बात को बीच में काटते हुए कहा, मुझे बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन डिग्री नहीं होने से मेरी नॉलेज, मेरा ज्ञान कम तो नहीं हो जाता। आप मुझको एक मौका दीजिए, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। जज सोच में डूब गया। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि क्या मनोज सही में ऐसा कर रहा है या फिर उसके केस की दलील के जैसा ही कोई दांव पेच तो नहीं। सोच लीजिए, आप शायद जब तक डिग्री लेकर आए तब तक आपको एक्सेप्ट ना करें। मुझे अपने लिए ये करना है सर। मनोज ने अपनी जेब में रखे टिश्यू पेपर को छूकर कहा। कोर्ट के बाहर मीडिया वालों की भयंकर भीड़ थी। लोग दो खेमों में बटे हुए थे। पुराने वकीलों का कहना था, मनोज बहुत चालू चीज है, ऐसे पकड़ में नहीं आएगा। डिग्री फेक किया होगा तो भी कोई पकड़ नहीं पाएगा। जबकि दूसरा खेमा इस बात से खुश था कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। लोगों में बहस भी चल रही थी। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ये आखिर हो क्या रहा है। एक दिन पहले जिस मीडिया ने मनोज को सर आंखों पर चढ़ाया था, आज वही मीडिया मुश्किल सवालों के साथ तैयार था। किसी को कुछ पता नहीं था। अचानक हलचल मची। हमेशा की तरह मनोज तेज कदमों से बाहर आ रहा था। उसने स्टाइलिश काला चश्मा लगाया हुआ था। चेहरे पर वही चिर परिचित विजयी मुस्कुराहट थी। एकदम से कैमरा और माइक उसकी ओर टूट पड़े। क्या आपकी डिग्री फेक है? आपने देश की इमेज खराब कर दी है। जज से आपकी क्या बात हुई? आप अब क्या करने वाले हैं? मनोज किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना आगे बढ़ा और अपनी कार में जाकर बैठने लगा।
एक दो माइक उसके चेहरे को लगभग छू रहे थे। मनोज कोर्ट से निकलकर सीधे एयरपोर्ट की तरफ चल दिया। लॉ कॉलेज पुणे में आज की क्लास चल रही थी। साशा को उस दिन क्लास में सब लोग बार बार देख रहे थे। पूरी क्लास को पता था कि साशा के पापा इस देश के सबसे बड़े वकील हैं। क्लास में कुछ खुसर फुसर चल रही थी। साशा पहले से ही अपने पापा से परेशान थी और अब ये डिग्री वाली बात बाहर निकलने से उसको और इरिटेशन हो रही थी। मनोज साल्वे से नफरत की साशा के पास कई वजहें थीं। हर बच्चे के पास अपने माता पिता से नफरत की और प्यार की 1000 वजहें होती हैं। जो हमारे सबके करीब होते हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। साशा अपनी क्लास में काफ़ी शार्प थी। अगर कोई ये कह देता था कि वो अपने पापा के जैसी शार्प है तो भी वो चिढ़ जाती थी। माँ और बाप का नाम अपनी पहचान से अलग कर पाना आसान नहीं है। हमारी हर अच्छाई और बुराई के पीछे उनका कोई ना कोई हिस्सा होता है। कुछ अच्छाइयाँ हमें छोड़ती नहीं और कुछ बुराइयाँ हम छुड़ा नहीं पाते। कुछ अच्छाइयाँ हम में इसलिए आती हैं क्योंकि माता पिता की कुछ बातों से हमें नफरत थी और कुछ बुराइयाँ हम इसलिए अपने पास सहेज कर रखते हैं ताकि खुद को दुख देकर अपने घर वालों को दुखी कर सकें। क्लास में कुछ लोग उसे चिढ़ते भी थे कि कॉलेज से निकलने के बाद साशा को सब कुछ बना बनाया मिलेगा। साशा लॉ की पढ़ाई इसलिए कर रही थी ताकि अपने पापा से बड़ी लॉयर बन सके। बच्चे अपने माँ बाप से यूं भी बदला ले लेते हैं, उनसे बड़ा बनकर। साशा की लॉ की डिग्री एक तरह का बदला थी। अपनी क्लास में वह तेज थी, लेकिन वह लॉ की पढ़ाई नहीं कर रही थी, अपने पापा से बड़ा बनने के लिए पढ़ रही थी। क्लास के बीच में मीता पटनायक यानी कि कॉलेज के प्रिंसिपल का एक मैसेज आया। साशा को उनके कैबिन में बुलाया गया था। मीता पटनायक खुद पुणे कॉलेज से पढ़ी हुई थी। एक ज़माने में बहुत बड़ी लॉयर थी। फिर अपने पति की डेथ के बाद प्रैक्टिस छोड़कर पढ़ाने लगी थी। वो काफ़ी तेज तर्रार थी। कॉलेज के आधे से ज़्यादा लड़कों का उन पर क्रश था। चूंकि वो पूरी तरह एकेडमिक दुनिया से नहीं आई थी, उनके तरीके नए थे। इसी वजह से स्टूडेंट में काफ़ी पॉपुलर थी। मीता पटनायक कभी जताती नहीं थी, लेकिन साशा पर विशेष नज़र रखती थी। इसकी 2 वजहें थीं। पहली ये कि साशा को उनको अपने दिनों की याद दिलाती और दूसरी वह उनके बैचमेट मनोज साल्वे की बेटी थी। साशा अब प्रिंसिपल के कमरे के बाहर थी। इससे पहले कि कभी मीता ने साशा को यूं क्लास में से नहीं बुलाया था। साशा के अंदर घुसने पर मीता ने उसको सामने बैठने का इशारा किया। वो खुद खड़ी हुई, कमरे में एक जगह से दूसरी जगह घूम रही थी। मीता पटनायक, जिसके पास शब्दों की कभी कमी नहीं होती, आज उसके पास शब्द कम नहीं पड़ रहे थे बल्कि खत्म हो गए थे। मीता ने एक गिलास पानी पिया। कुछ पियोगी? साशा ने ना में सिर हिलाया। मनोज की न्यूज़ का पता चला तुमको? साशा ने हाँ में सिर हिलाया। मीता ने अपने आप को कंपोज करते हुए कहा, वो यहाँ आ रहा है। साशा को झटका लगा। इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाती, मीता ने कहा, वो तुम्हारी क्लास में ही पढ़ेगा। मैंने उसको कहा था कि वो केवल पेपर दे सकता है, लेकिन उसने क्लास के लिए इंसिस्ट किया। वो तुम्हारी क्लास में ही पढ़ेगा। पर क्यों मैम? दिस इज़ नॉट डन। मैं किसी को रोक नहीं सकती, बट यू डोंट वरी, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। कब से? साशा ने सामने रखा पानी पीते हुए पूछा। मैंने अप्रूवल के लिए भेज दिया है, 1 हफ्ते में अप्रूवल आ जाएगा। और हाँ, बाय द वे एक गुड न्यूज़ भी है। आई डाउट कि अब कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है। साशा ने कमरे में टेबल पर अपना पेन धीरे धीरे पटकते हुए कहा, तुम्हारे फेवरेट अंकल गजेंद्र अंकल भी स्पेशल कोर्स करने आ रहे हैं। ये हो क्या रहा है?
मीता ने आगे बढ़कर बैठी हुई साशा को गले लगाया और उसकी पीठ पर थपथपाते हुए बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। आप पापा को नहीं जानती। साशा ने कहा, मैं जानती हूं, तुम चिंता मत करो। क्लास में जाओ और अभी किसी को भी इस बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। साशा क्लास के बाद अपने कमरे में जाकर बहुत देर तक रोती रही। लड़की जिस चीज़ से भागती है वही चीज़ उसके पीछे पड़ जाती है। साशा के लिए आने वाला समय मुश्किल होने वाला था। रोकर चुप होने से पहले वो एक फैसला ले चुकी थी। हमारे सभी बड़े फैसलों में बहते हुए पानी का बहुत बड़ा हाथ होता है। फिर नदी चाहे बाहर की हो या भीतर की, फिर चाहे बरसात आसमान की हो या मन की। साशा ने एक लेटर लिखा और मीता के घर जाकर उसको लेटर दे दिया। मीता के कमरे में गाना चल रहा था। वो रिलैक्स थी, आराम से बैठकर रोज की एक वाइन के हिसाब से आधी पी चुकी थी। मीता ने ध्यान से लेटर पढ़ा और शॉक में खड़े होकर बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकती साशा। मैं ऐसा ही करूंगी। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे इस कॉलेज में पढ़ना ही नहीं है। मीता के पास साशा को समझाने लायक कोई बात नहीं थी। साशा की आंखों में आंसू थे। इस लॉ कॉलेज में एडमिशन के लिए उसने कितनी मेहनत की थी, ये बस वो जानती थी। उसका सपना था कि ये कॉलेज, और अब वही अपना सपना खुद तोड़ने जा रही थी। साशा, तुम ज़्यादा रिएक्ट कर रही हो, गलत कर रही हो। मैंने डिसाइड कर लिया है मैम। मीता ने कुछ देर सोचा और बोली, अगर मनोज नहीं आए तो भी तुम कॉलेज छोड़ दोगी? साशा ने ये बात सोची ही नहीं थी। उसने सिर नामे हिलाते हुए कहा, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक दिन सोच लो, फिर कल आकर मुझे बताओ। मीता ने फिर से गाना चला दिया। ये गाना वही था जो मनोज की कार में बज रहा था, वही फरीदा खानम की गज़ल। गजेंद्र सिंह के ऑफिस में गहमा गहमी का माहौल था और ऑफिस के बाहर खड़े होने वाले तमाम अधिकारियों के ड्राइवर ये समझ नहीं पा रहे थे कि कोई इतनी बड़ी पोस्ट पर होते हुए भी पढ़ने के लिए कॉलेज क्यों जाएगा। ड्राइवर तो ड्राइवर, ऑफिस में भी कोई समझ नहीं पा रहा था। गजेंद्र अपने बॉस से मिलने के लिए बाहर इंतजार कर रहा था। अंदर से बुलावा आने पर वह चीफ सेक्रेटरी के सामने जाकर बैठा। सर, गजेंद्र अपने बॉस का ब्लू आइड बॉय था। चीफ सेक्रेटरी मिस्टर सुब्रमण्यम ने खुद चाय बनाई। चाय में चीनी के लिए इशारे से पूछा। गजेंद्र ने मना कर दिया। आई थिंक योर डिसीजन इज करेक्ट। वेल, ऑल द बेस्ट फॉर स्टडीज। और अगर कॉलेज में मन ना लगे तो बता देना, पहले बुला लेंगे। सुब्रमण्यम ने मुस्कुराते हुए कहा। सर, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। गजेंद्र एकदम फॉर्मल से अंदाज में बात कर रहा था। सुब्रमण्यम चाय पीते हुए कुछ सोच रहे थे। चाय खत्म करके वह बोले, जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी तब हमारे पास चीफ सेक्रेटरी जोसेफ साहब एक बार दौरे पर आए। वो चाहे जितने भी बिजी हों, अगर कोई नया अधिकारी उनसे मिलने आता था तो हमेशा 5 मिनट का ही सही समय ज़रूर देते थे। मैंने नया ज्वाइन किया था। उन्होंने मिलने पर मुझसे एक चीज़ कही थी जो मैं कभी नहीं भूला। उन्होंने कहा था कि नौकरी में हर दिन ऑफिस में आना जैसे कि कोई पहला दिन हो। अपने शहर में जो भी करना, लेकिन कोई खबर मुझ तक कभी नहीं आनी चाहिए। उनको इंक पेन से लिखने की आदत थी। वो अपने पास एक पेन का डिब्बा रखते थे। जब कोई नया आईएएस अधिकारी मिलता तो वो उनको वो पेन गिफ्ट देते थे ताकि रोज फाइल साइन करते हुए अधिकारी संभल कर साइन करें। आई हैव रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम कि उनकी एडवाइस काफ़ी प्रोफाउंड थी। तुम्हारी एजुकेशन लीव का अप्रूवल करके भेज दिया है। सुब्रमण्यम साहब ने सामने रखा हुआ एक पेन का डिब्बा गजेंद्र की तरफ बढ़ाया। आई विश यू लक।
गजेंद्र अपनी सीट से उठा, उसने पेन को ध्यान से देखा, थैंक्स कहा और कमरे से निकल गया। कमरे से निकलते हुए उसने मनोज को फ़ोन किया। मिल गया अप्रूवल, बहुत बढ़िया। उधर से आवाज़ आई। साशा अपने दोस्तों के साथ एक पब में थी, शोर शराबे में अपनी आवाज़ को सुनने की कोशिश करती हुई। आंखों पर गहरा काजल, सूजी हुई आंखें, चेहरे पर नकली मुस्कुराहट। वह पब में चारों ओर सबको देख रही थी। इतने शोर में उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। मन में एकदम सन्नाटा था। वह पब से बाहर निकलकर स्मोकिंग पॉइंट पर आई। वहां पहले से कुछ लोग थे। स्मोकिंग पॉइंट पर उसने किसी से सिगरेट ली और जलाई। कुछ देर सिगरेट पीने के बाद वह अकेले ही पब से निकलकर कोरेगांव, पुणे की मेन रोड पर टहलने लगी। रास्ते में कई बार विदेशी लड़के लड़कियां, आदमी औरत दिख रहे थे। इनमें से ज़्यादातर वे लोग थे जो रजनीश के आश्रम में आए हुए थे। वो कुछ देर चलकर जर्मन बेकरी पहुंची। वैसे वह यहाँ कभी अकेली नहीं आती थी, हमेशा अपनी गैंग के साथ आती थी। ऐसी जगहें जहाँ आप दोस्तों के साथ आए हों, वहाँ कभी अकेले पहुँचने में ज़्यादा खाली लगता है। साशा ने अपनी फेवरेट पेस्ट्री ऑर्डर की और अपनी फेवरेट जगह पर आकर बैठ गई। वह लोगों को देखने लगी। अपने अलावा उसे सब कुछ खुश लग रहा था। बेकरी के दूसरे कोने में एक लड़का भी साशा के जैसे ही पूरी कैफे को अकेले देख रहा था। दोनों की नजरें मिली। उम्र में ये लड़का स्कूल में पढ़ने वाला लगता था। साशा की पेस्ट्री आ चुकी थी। वह लड़का अब भी उसे देख रहा था। लड़का उठकर साशा की तरफ टेबल पर आया। इससे पहले कि वह बैठने के लिए पूछता, साशा ने ही उसे बैठने का इशारा किया। मैं रजनीश आश्रम के लिए घर से भाग कर आया हूँ। साशा ने उसको ध्यान से देखा। लड़का कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन कुछ घबराकर वो चुप हो गया। बोलते रहो, चुप क्यों हो गए? साशा ने कहा। ओशो की कुछ वीडियो देखे तो लगा कि आश्रम बहुत कूल जगह होगी, इसलिए भाग कर आया था। लेकिन अब यहाँ एंट्री ही नहीं मिली और यहाँ का नहीं हूं ना। अब डर लग रहा है मुझे, घर वापस नहीं जाना। साशा भी तो घर से भाग ही रही थी। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके पास लौटने के लिए घर होता है या कोई ऐसी जगह होती है जिसको घर बोला जा सके। साशा के पास घर नहीं था, या फिर वो घर था जिसको वो घर मानना बंद कर चुकी थी। जिनके घर नहीं होते वे जिंदगी भर भागकर भी कहीं पहुंच नहीं पाते, जब तक कि वे किसी जगह एक जगह रुककर उसे अपना घर नहीं मान लेते। यूं तो बस एक खाली जगह है जहां पर सारे मुखौटे उतर जाते हैं, जिसे घर कहा जाता है। मुझे लगा कि आप शायद मेरी मदद कर पाएं। मैं क्या करूं? ऐसा लगा कि आप डांटेंगी नहीं। साशा का ध्यान उस लड़के की बात से टूटा। अब क्या करना चाहते हो? मैं घर जाना चाहता हूँ। लाओ अपना फ़ोन दो। मैंने फ़ोन फेंक दिया। वे लोग मुझे ट्रेस कर लेते। नंबर याद है? साशा ने मोबाइल निकालकर उस लड़के के घर पर फ़ोन मिलाया। लड़के की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। लड़के ने जैसे ही फ़ोन हाथ में लिया, वो भी रोने लगा। साशा ने उस लड़के का रात में रुकने का इंतज़ाम कर दिया और ध्यान रखा कि वो कहीं भी फिर से ना भाग जाए। अगले दिन सुबह ही उस लड़के के मम्मी पापा आ चुके थे। साशा ने उस लड़के को उनके हवाले किया। साशा को उस लड़के के घर वालों ने बार बार धन्यवाद दिया। चलने से पहले साशा ने उस लड़के से कहा, अब बताकर भागना। साशा रात भर उस लड़के के बहाने सोचती रही कि वो भी भाग जाए। क्या उसके पापा के कॉलेज में आने से उसे भी भाग जाना चाहिए? अगर वह लड़का पिछली रात को उसको ना मिला होता तो वो शायद कॉलेज छोड़ने का फैसला कर लेती। लेकिन कई बार दूसरे भटके हुए लोग हमें अपनी ज़िंदगी में
अपनी मंजिल की ओर करीब ले जाते हैं। साशा मीता पटनायक के घर के बाहर थी। जवाब उसकी आंखों में था। साशा का कॉलेज छोड़ने का मतलब था अपने आप से भागना। वो सब कुछ कर सकती थी, लेकिन अपने आप से नहीं भाग सकती थी। वह जिंदगी का सबसे अहम इम्तिहान देने वाली थी। मनोज साल्वे बड़े से ऑफिस में अपने सीए के साथ बैठा था। सीए सामने लगे बोर्ड पर हिसाब किताब कर चुका था। मनोज, तुम श्योर हो कि ये करना है? कोई और ये करता तो मैं कहता कि फाइनेंशियल सुसाइड है, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग ये काम कर सकते हैं। मनोज अपनी जगह से उठा और सामने बोर्ड पर लगे नंबर देखे और बोला, मुझे ये करना है। उसने अपनी असिस्टेंट प्रियंका को मैसेज किया कि ऑफिस में अभी को सभी को इकट्ठा करो, इस 10 मिनट में मुझे मीटिंग लेनी है। सीए वहीं बैठा हुआ अपनी छोटी सी डायरी में हिसाब किताब लगाने लगा। वो एक बार फिर क्रॉस चेक कर रहा था कि उसके लिए कहीं कोई हिसाब उसके हिसाब से कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। बाहर लोग इकट्ठा हो चुके थे। लोगों की आवाज़ें आ रही थीं। मनोज के ऑफिस में काम करने वाले लोग पिछले 1 हफ्ते में काफ़ी परेशान हो चुके थे। सभी को अपने भविष्य को लेकर चिंता थी। कुछ लोगों ने फर्म को छोड़ने का मन बना लिया था। इस देश में इमेज ही सब कुछ है। एक बार वो घुस गई तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। यह बात सच हो ना हो, लेकिन इमेज से फर्क तो पड़ता ही था। वकालत हो या पॉलिटिक्स, कुछ धंधे इमेज से चलते हैं। मनोज की डिग्री वाली बात से लोगों का भरोसा ही उठ गया था। मनोज बाहर आया। सीए भी उसके साथ कमरे से बाहर आया। मनोज के आते ही जो फुसफुसाहट हो रही थी वो शांत हो गई। मनोज की आदत थी कि बोलने से पहले घड़ी देखता था। अपने मन में कुछ भी बोलने से पहले ही वो ये तय कर चुका होता था कि उसे कितनी देर बोलना है। ऑफिस में अब सन्नाटा था। मनोज ने हमेशा की तरह अपनी मुस्कुराहट के साथ बात शुरू की। इतना सन्नाटा क्यों है? यह सुनकर सब लोग हंसने लगे। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वे रिएक्ट कैसे करें। इतनी शॉर्ट नोटिस पर आप लोगों के इकट्ठा होने के लिए धन्यवाद। पूरे हॉल में एक बार फिर सन्नाटा हो गया। ऐसी ही आवाज़ तक सुनाई पड़ रही थी। मनोज कुछ सेकंड के लिए रुका और उसने दोबारा बोलना शुरू किया। हमारी ये लॉ फर्म बंद नहीं होगी। मैं कुछ दिन नहीं रहूँगा। कुछ दिन क्या, 1 साल नहीं रहूँगा। मैं कॉलेज जा रहा हूँ दोबारा पढ़ाई पूरी करने। अगले 6 महीने की पूरी सैलरी आपको बोनस की तरह इस महीने क्रेडिट हो जाएगी। ये सुनते ही हॉल में अचानक हलचल मच गई। मनोज हंसा। चिंता मत करिए, आपने सही सुना। अगले 6 माह की सैलरी एक बार में आपको मिल जाएगी। मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं। ये गलतियां सही करने की कोई उम्र नहीं होती, ना ही कभी उनके लिए डरना चाहिए। हमने अभी तक बहुत अच्छा काम किया है और मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ ना रहने पर भी हम अभी तक का सबसे अच्छा काम करें। कुछ देर पहले तक जो माहौल बेचैनी से भरा था वो अब हल्का हो चुका था। कुछ लोग माहौल को हल्का कर देते हैं। मनोज को ये काम बखूबी आता था। कब किसी के केस में किसको राई और पहाड़ बनाना है और अगले ही पल पहाड़ को तोड़कर एक पल में राई कर देना। ऑफिस के एक नए इंटर्न ने मनोज से कुछ सवाल पूछे। मनोज पूरी ईमानदारी से सबके जवाब देता रहा कि तभी एक लड़की ने पूछा, सर आपने अपनी डिग्री पूरी क्यों नहीं की थी? झूठ क्यों बोला? इस सवाल से सब सख्ते में आ गए। सबको लगा अभी तो अच्छा माहौल बना था और ऐसे में ये सवाल सब कुछ बिगाड़ न दे। मनोज ने उस इंटर्न को ध्यान से देखा और कहा, यह बहुत अच्छा सवाल है। मैं सोच ही रहा था कि अभी तक ये किसी ने पूछा क्यों नहीं, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं लौट कर दूंगा। मनोज कुछ सेकंड रुका
हो सकता है मेरे लौटने से पहले ही इसका जवाब आपको मिल जाए। मनोज दोबारा अपने कमरे में आ चुका था। 6 महीने की सैलरी के पेपर्स पर साइन करते हुए उसे हल्का महसूस हुआ। कुछ बोझ धीरे धीरे उतरते हैं, कुछ को उतरने में उम्र लग जाती है और कुछ कभी नहीं उतर पाते। आखिरी पल में वही एक आध बोझ सांस पर भारी पड़ने लगते हैं। आदमी पश्चाताप के बोझ तले मरने के लिए अभिशप्त है। मनोज अब अपने जीवन के हर एक बोझ से मुक्त होना चाहता था। आगे की कहानी सुनते हैं अगले भाग में।